Hello students, today we are going to start with the heading of the chapter, that is work and energy. Always we start with the heading, and here the first word in the heading is work. Work means, when we come to the general definition of work means mental labor. But according to physics the definition is something different. And what is the difference between the real work and the work according to physics, we are going to study in this particular chapter. Okay, and when we come to the second word, that is energy. एनर्जी से हम क्या समझते हैं? डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमको क्या लगती है? एनर्जी. तो ये एनर्जी और फिजिक्स की डेफिनेशन एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस है, यही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, now let us start with the first basic question, that is when do we say that the work is done. पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कब बोलोगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, तो ये हम कब बोलते हैं ये हम देखते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, इस आंसर के थ्रू. ओके, अ वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस अ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब कोई भी वर्क हुआ है कब बोलेंगे? जब उस बॉडी पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स लगने के कारण बॉडी डिस्प्लेस हो रही होगी या बॉडी में मूवमेंट आया होगा, अपनी जगह से वो आगे या पीछे बढ़ रही होगी, तभी हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है. ओके, now see the second thing in this particular answer, that is the mathematical expression या वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी बॉडी में वर्क कब होगा? जब उस बॉडी में फोर्स लग रहा है और उस फोर्स लगने के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम क्या कहते हैं? उसमें उस बॉडी में क्या हुआ? वर्क हुआ. तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और इसको रिप्रेजेंट वर्क डन को W से करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से. वो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, एक्सप्रेशन समझ में आया? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ कम टू द SI यूनिट ऑफ वर्क डन. फोर्स का SI यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन. और इसका डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो इसका SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर. कई बच्चे यहाँ पे न्यूटन पर मीटर लिख देते हैं. ये देखिए, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर. ठीक है, और न्यूटन मीटर को एक कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया, क्या? जूल. तो या तो आप वर्क डन अगर निकाल रहे हो कोई न्यूमेरिकल में, तो वहां पे SI यूनिट क्या करोगे? न्यूटन मीटर यूज करोगे या जूल. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. ओके, सी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डन आर देयर. बेसिकली 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, दैट इज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. अब ये पॉजिटिव वर्क कब होगा? देखिए, मैंने आपको वर्क होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दैट इज बॉडी में फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हो. तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ही कुछ होगा जिसके कारण हम वर्क को कभी पॉजिटिव बोल रहे हैं, कभी नेगेटिव बोल रहे हैं, कभी जीरो बोल रहे हैं. ठीक है, अगर सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर शार्पनर इज अ ऑब्जेक्ट एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स एंड इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. देखिए, मैं फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ और ये मूव भी इसी डायरेक्शन में हुआ है. तो मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा वर्क क्या कहलाता है? मेरा पॉजिटिव वर्क कहलाता है. सेकेंड होता है निगेटिव वर्क. निगेटिव वर्क कब बोलते हैं हम लोग? जब जिस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा वर्क डन क्या कहलाता है? हमारा निगेटिव वर्क. ठीक है, टेक द एग्जाम्पल, ये शार्पनर देते हैं. ठीक है, अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में उछालू, मैं फोर्स कहाँ लगा रही हूँ? ऊपर की तरफ, और ये शार्पनर वापस किधर गिर रहा है? थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद नीचे गिर रहा है. मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? नीचे हुआ. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है हमारा? नीचे, और फोर्स लगा ऊपर. तो ये कैसा वर्क है? मेरा नेगेटिव वर्क. ठीक है, एक और होता है तरीके का वर्क, दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्क एंड दैट इज द जीरो वर्क. जीरो वर्क कब होता है? हमने देखा है ना कूली लोग को रेलवे स्टेशन में कि वो अपने सर के ऊपर सामान लेके चलते हैं. ठीक है, जब भी आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. 90 डिग्री समझते हैं ना आप? इस तरीके का एंगल. ठीक है, राइट एंगल अगर बन रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. कूली वाला एग्जाम्पल लेते हैं. कूली जो सामान रखा है अपने सर में, फोर्स कहाँ लगाया? ऊपर, और चल के सर रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो कैसा एंगल बना? 90 डिग्री. और 90 डिग्री जब भी एंगल बनता है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.
ठीक है, समझ में आया? इसको आगे चल के जब 11th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वर्क डन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, ओके? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है? किसी भी वर्क डन को 1 जूल कब बोलेंगे? 1 जूल कब बोलेंगे? देखिए, वर्क डन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो गई, डिस्प्लेसमेंट 1 न्यूटन हो गई, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कितना हुआ भाई? 1 न्यूटन मीटर, ठीक है? तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या मिलेगा मेरे को? 1। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखो, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। मतलब अगर आप किसी बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और वो 1 मीटर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तब हम उस वर्क को क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क। See the third basic question, that is what is energy? Now let us begin with the answer. Energy is the capacity or the ability of the body to do work। मतलब किसी भी बॉडी की कैपेसिटी या एबिलिटी, काम करने की क्षमता उस बॉडी की, ये क्या कहलाती है? एनर्जी। और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? जूल। सेम एसआई यूनिट होता है एस वर्क। क्यों होता है सेम? क्योंकि भाई जितनी एनर्जी रहेगी बॉडी में उतना ही वो क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। Now let us see the next question, that is what is kinetic energy? Derive an expression for kinetic energy. Now let us see the answer also. Kinetic energy is the energy possessed by an object ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को मोशन करने से मिलती है, ये एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिखा, आप देखिएगा इसका एग्जाम्पल, ओके? नाउ डेरिवेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बात ये उठती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे? तो फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं। सपोज इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। कोई बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब u की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब जैसे उस बॉडी पे मैंने फोर्स F फोर्स अप्लाई किया, जब कब तक अप्लाई किया? जब तक उस बॉडी को कितनी वेलोसिटी ना मिल जाए? v, ठीक है? फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, F फोर्स अप्लाई किया। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, F नाम का। अब इनिशियली ये रेस्ट पे था, मतलब u 0 थी। फिर जैसी फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ से यहाँ खसका होगा, मूव किया होगा, ठीक है, कुछ मोशन हुआ होगा। तो इसके पास जो वेलोसिटी आई वो क्या थी? v थी, ठीक है? अब वेलोसिटी चेंज हो रही तो बॉडी में एक्सेलरेशन आया, कितना? a। और यहाँ से यहाँ मूव हुआ, मतलब डिस्टेंस कितना चला? s, ओके? अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यह जानते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो अगर मेरे को s की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा? v² माइनस u² अपॉन 2a। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है? ऑल्सो हम जानते हैं कहते फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड लॉ में पढ़ाया था मैंने आपको, F इज इक्वल टू ma, ठीक है? अब ये जो फोर्स है, वी कैन राइट द वर्क डन बाय द फोर्स एज F इज इक्वल टू ma जैसे लिख सकते हैं। अब ये जो a है, a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है? तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, सब्सटीट्यूट करी, ठीक है? तो दिस a फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F की वैल्यू कितनी थी भाई? ma, सेकेंड लॉ से, है ना? और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट किया मैंने। और ये भी मेरे को पता है कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, मतलब u 0 था, मैंने u की वैल्यू 0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, तो मेरे को वर्क डन कितना मिला? हाफ mv²। अब मैं जानती हूँ बॉडी उतना ही वर्क करेगी जितनी उसमें एनर्जी रहेगी। अब यहाँ पे मूवमेंट से एनर्जी मिल रही, मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना वर्क हुआ वो किसके कारण हुआ? काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसलिए जो वर्क है ये किसके बराबर रहेगा? बॉडी की एनर्जी के बराबर। और वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए यहाँ पे E और सफिक्स में K लिखा हुआ है। EK इज इक्वल टू हाफ mv²। यहीं से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, Ke इज इक्वल टू हाफ mv² या EK। E मतलब एनर्जी, कौन से एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, या उसको डायरेक्ट Ke भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे वर्ड्स में मैंने मेंशन किया है, ओके? Now see the next basic question, that is what is potential energy? Derive an expression for potential energy। अब देखिए
इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड सीन द काइनेटिक एनर्जी। देखिए हमने बॉडी का दो स्टेट बताया था आपको, रेस्ट और मोशन। अगर मोशन है तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट में है बॉडी तब भी उसके पास एनर्जी रहती है, और ये एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और डिटेल में हम लोग ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा है उसके साथ देखते हैं, ठीक है। द एनर्जी पासेस बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज, देखिए चेंज इन शेप को पहले लिखना, ये पोजीशन पहले लिख दी थी, मैं बताऊंगी क्यों। शेप और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, ऐसी एनर्जी जो बॉडी को किसी भी हाइट में या पोजीशन पे रखने से मिलती है, ठीक है, या उसके शेप को चेंज करने से। टेक द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग और रबर बैंड। स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करके रखते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तब भी वर्क डन होता है, राइट। तो ये जो एनर्जी उसके पास अंदर में है जिसके कारण वर्क हुआ, ये एनर्जी क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी ही क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो स्टोर किसके कारण होती है, उसके अपने शेप के कारण, उसके अपने पोजीशन के कारण। आया समझ में, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है, आप इसको रीड करिएगा, ओके। Now see the next part of this particular question, that is derivation of potential energy. Now before starting this derivation, let me clear you one thing. Potential energy is basically classified into two category, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. दो तरीके की होती है, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी का यूज करके हम ये डेरिवेशन जो रहता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो भी यहीं से आता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये शार्पनर ही ले लेते हैं, इसका मास क्या लिखा है m, और क्या बोल रहा है, लेट इट बी रेस्ड टू हाइट h। इसको मैंने ऊपर उठाया, कितने हाइट तक ऊपर उठाया भाई, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या है, h फ्रॉम द ग्राउंड। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू सो। मतलब इसको मेरे को अगर ऊपर उठाना है तो मेरे को कुछ यहाँ पे ताकत लगानी पड़ेगी, और वही ताकत क्या है, फोर्स, ठीक है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना मेरे को फोर्स लगाना पड़ा है भाई इसको उठाने के लिए, जितना इसका क्या है, वेट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। उसके पास उतनी एनर्जी आ गई जितना उसमें क्या किया गया, वर्क किया गया। मैंने बताया था एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। और ये वर्क जो हो रहा है इसको हमने डिनोट कर दिया W से, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये लिखा हुआ है, पढ़ना है ना। वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू mg। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma, सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ग्रेविटी के कारण वर्क हो रहा है क्योंकि मैंने इसको ऊपर उठाया, ठीक है। इसलिए ये a जो रहेगा F इज इक्वल्स टू ma में जो a है दिस विल गेट मॉडिफाइड टू g। मैंने आपको अभी बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक, ठीक है। तो जिसमें हम किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो वो नीचे से अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, एक्सेलरेशन किसमें बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला ma ना रह के mg बन जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए मैंने ऊपर उठाया मतलब कुछ हाइट या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे किससे कंसिडर किया है, h से, ठीक है। कितने हाइट तक उठाया, देखो यहाँ पे लिखा है h, ग्राउंड से ऊपर उठाया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है h, वर्क कितना है mgh। और बॉडी में जितना वर्क होता है, कितना वर्क होता है, जितनी उसमें एनर्जी है। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी किसी भी बॉडी में रहती है ये क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ पे लिखा है EP इज इक्वल टू mgh। EP एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए सफिक्स में लिखा हुआ है। और इसको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट अस मूव अहेड विद आंसर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बोल रहा है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक द एग्जाम्पल,
जो वाटर डैम में स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही उसको मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वाटर जो स्टोर है उसको हाइट से गिराते हैं, ठीक है, गिरा रहे हैं मतलब मूवमेंट हुआ, मतलब जो स्टोर एनर्जी थी पोटेंशियल वो किस में कन्वर्ट हुई, वाटर की कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। और उसको किसके ऊपर गिराते हैं, टरबाइन के ऊपर, हाई स्पीड से गिराते हैं तो उसके कारण टरबाइन मूव कर रहा है। तो वो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट वाली, वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे देखिए एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो किस में चेंज हुई, पहले काइनेटिक में, फिर काइनेटिक किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बोल रहा है कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, इसका सिर्फ फॉर्म बदलता है। जैसे काइनेटिक्स पोटेंशियल से काइनेटिक हुई, काइनेटिक से क्या हुई, इलेक्ट्रिकल हुई। ओके, Now see the next basic question. What is power? Write the SI unit of power. क्या बोल रहा है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए अभी हमने एनर्जी क्या है, कैपेसिटी, कितना काम कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, एनर्जी। अब कितने समय में कितना काम कर सकते हैं, ये क्या है, पावर। देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने समय में आपने कितना काम किया, ये क्या कहलाता है, पावर। और P इज इक्वल टू W अपॉन T, पावर को P से डिनोट कर दिया, वर्क को W से और टाइम को T से। और इसका SI यूनिट होता है हमारा वॉट, ठीक है। एक और बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में आप कौन सा यूनिट यूज करते हो। जैसे हम लोग बल्ब, अगर ट्यूबलाइट अगर हमारे घरों में यूज करते हैं ना, तो वहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है, तो बिल कभी भी वॉट में नहीं आता, वहां पे बिल में लिखा रहता है किलो वॉट आवर, kWh, एंड दैट इज नथिंग बट द कमर्शियल। कमर्शियल मतलब होता है डे टू डे यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये रिलेशनशिप होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। ये 1 वॉट क्या होता है, देखिए 1 वॉट कब होएगा पावर का, जब यहाँ की वर्क की वैल्यू 1 होगी, टाइम की 1, तब ये क्या होएगा, 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। 1 watt ऑफ पावर ऑफ एन एजेंट विच वर्क्स एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड में जो काम करेगा, दैट इज द 1 watt ऑफ पावर। ओके, see the next question, that is define average power. Average power is defined as the ratio of total energy to the total time taken. Why we are using the word total energy here, why not total work? We can use टोटल एनर्जी ऑल्सो और टोटल वर्क, बिकॉज जितना हम कितना काम कर सकते हैं, जितनी हमारे पास एनर्जी रहेगी, तो वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट हम ये क्या रहता है, रिप्लेसेबल रहता है। यहाँ पे टोटल वर्क भी लिख सकते हैं अपन, या टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्लैश लगा के लिखेंगे। क्या है एवरेज पावर, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।